हम प्राइमरी चुनावों में हैं और चुनाव दिवस की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि इजराइल और यहूदी विरोध के विरोध को राजनीतिक फुटबॉल की तरह उछाला जा रहा है। रिपब्लिकन पार्टी ने अमेरिकी यहूदियों के बीच अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी है, जो पारंपरिक रूप से डेमोक्रेट्स का समर्थन करते रहे हैं। लेकिन क्या इस साल की अनुमानित ब्लू वेव उस गति को रोक देगी? हम सैम मार्कस्टीन से बात करेंगे, रिपब्लिकन यहूदी गठबंधन के राष्ट्रीय राजनीतिक निदेशक सैम मार्कस्टीन से, ताकि हम अमेरिकन व्यू जान सकें। रिपब्लिकन गठबंधन से सैम मार्कस्टीन, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्राइमरी चुनावों से तेजी से गुजर रहे हैं और यहां चुनाव दिवस की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन राजनीति, इजराइल, यहूदी विरोध के विरोध और अमेरिकी यहूदी समुदाय के संदर्भ में बहुत कुछ विकसित हुआ है। जरा हमारे लिए पृष्ठभूमि बताइए, इस सब में हम अभी कहां खड़े हैं? खैर, आज सुबह मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद माइक। तो हाँ, अगर हम यहाँ थोड़ा सा माहौल बनाएं तो 2024 में राष्ट्रपति ट्रंप को राष्ट्रीय यहूदी वोट का सबसे बड़ा हिस्सा मिला है, जो कि राष्ट्रपति रीगन के बाद सबसे ज्यादा है। और खासकर अगर आप 92 के चुनाव के नतीजों को देखें, HW बुश को सिर्फ 11% यहूदी वोट मिले थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने लगभग 40% यहूदी वोट हासिल किए, और इसमें वे अहम बैटल ग्राउंड राज्य भी शामिल हैं जिन्होंने उन्हें राष्ट्रपति बनने में मदद की थी। नेवाडा, एरिज़ोना, जॉर्जिया, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया जैसे स्थानों में बड़ी यहूदी आबादी है। उनमें से करीब आधे ने 2024 में राष्ट्रपति ट्रंप को वोट दिया। हमने यहाँ अमेरिका में यहूदी समुदाय में डेमोक्रेटिक पार्टी से दूर जाने की इस प्रवृत्ति में तेजी देखी है, खासकर उन अहम बैटल ग्राउंड राज्यों में हर चुनाव चक्र के साथ। और हमें उम्मीद है कि ये सिलसिला 2026, 2028 और उसके बाद भी जारी रहेगा। हम कुछ नामों को देखते हैं, जैसे अब्दुल एल सैयद, जो मिशिगन से हैं। ममदानी युग के अन्य परेशान करने वाले किरदारों की बात करें तो अब हम इसे ऐसे ही कहेंगे। मेरा मतलब है, आरजेसी इन खास उम्मीदवारों पर कितना ध्यान केंद्रित कर रही है और वास्तव में कितनी ध्यान केंद्रित कर सकती है, क्योंकि आप जानते हैं संसाधन हमेशा सीमित होते हैं। अभी ध्यान किस ओर आकर्षित हो रहा है? खैर, आपने वहां से ग्राहम प्लैटनर को भी छोड़ दिया, नाजी टैटू वाले जनाब जो मेन से हैं। लेकिन आप सही कह रहे हैं, ऐसे कट्टरपंथी कम्युनिस्टों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं उन्हें यही कहूंगा, राज्यों में, चाहे वो न्यूयॉर्क हो जहां उन्होंने कुछ महीने पहले कई प्राइमरी चुनाव जीते थे, न्यू जर्सी नदी के उस पार, पेंसिल्वेनिया में क्रिस रैप के साथ, कोलोराडो में मिलाद किरोश के साथ, और आप, जैसा कि आपने कहा, मिशिगन, जो हमारे लिए और सेनेट बहुमत के लिए राजनीतिक युद्ध का केंद्र है। चक शूमर फिर से सेनेट बहुमत के नेता नहीं बन सकते जब तक कि वे मिशिगन जैसे महत्वपूर्ण स्विंग राज्य को अपने पास नहीं रखते, और उस राज्य में डेमोक्रेट्स बहुमत से कम, मैं बताना चाहूंगा, मुझे लगता है कि ये लगभग 48% था, अब्दुल एल सैयद को अपने उम्मीदवार के रूप में चुना। और आपके दर्शकों के लिए इसे समझाने के लिए, ये वो व्यक्ति है जिसने कहा था कि उद्धरण, उसके पास शरिया कानून का पालन करने की जिम्मेदारी है जब तक वो जीवित है। उसने यहूदी राज्य की सरकार को हमास जितना ही बुरा बताया है। उसे ये कहने में भी मुश्किल हुई कि इजराइल को एक यहूदी राज्य के रूप में अस्तित्व में रहने का अधिकार है। और मेरे लिए सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि उसने वास्तव में उस आतंकवादी के प्रति सहानुभूति दिखाई जिसने एक ट्रक यहूदी स्कूल में घुसा दिया था। सिनेगॉग टेम्पल इजराइल, जो डेट्रॉइट के उपनगरों में है, वहां जितने ज्यादा लोगों और स्कूली बच्चों को मार सके उसने मारने की कोशिश की। और अब्दुल एल सैयद का इस पर कहना था, चोट खाए लोग ही दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। तो असल में वहां के रब्बी ने इसे जैसा था वैसा ही कहा, अपमानजनक। डेट्रॉइट के उपनगरों में यहूदी समुदाय ने भारी संख्या में हेले स्टीवंस को लगभग 30% के अंतर से वोट दिया, जबकि उन्होंने ओकलैंड काउंटी में केवल 5 या 6 अंकों से जीत हासिल की थी। तो यहाँ वास्तव में आरजेसी, रॉजर्स अभियान और मिशिगन में हमारे सहयोगियों के लिए एक मौका है कि वे और अधिक यहूदी मतदाताओं को सिर्फ भविष्य के चुनावों के लिए रिपब्लिकन पक्ष में ही नहीं, बल्कि इस नवंबर में माइक रॉजर्स के लिए जीत सुनिश्चित करने का भी मौका है। हम यहाँ तक कैसे पहुंचे? मेरा मतलब है, डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन पर उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने इजराइल के मुद्दे पर अपनी राह खो दी है। रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स पर उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने बाकी लगभग हर चीज पर अपनी राह खो दी है। मेरा मतलब है, क्या हमने यहाँ बीच का रास्ता खो दिया है? क्या वो अब बस चला गया है? मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरा मानना है कि आपने बार बार कांग्रेस में और व्हाइट हाउस से रिपब्लिकन को देखा है, राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, जो फिर से अमेरिकी इतिहास में सबसे ज्यादा इजराइल समर्थक राष्ट्रपति हैं। रिपब्लिकन यहूदी राज्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। आपने यह कुछ हफ्ते पहले ही देखा जब अब हार चुके थॉमस मेसी ने इजराइल को दी जाने वाली सहायता को बंद करने के लिए ये बिल पेश किया था, और उसमें 100 से ज्यादा हाउस डेमोक्रेट्स ने उसके पक्ष में वोट किया। उस बिल पर एक भी रिपब्लिकन ने थॉमस मेसी के साथ वोट नहीं किया। और यही यहाँ पर लगातार एक जैसा पैटर्न रहा है कि डेमोक्रेट्स लगातार अपनी पार्टी के इस कट्टर वामपंथी इजराइल विरोधी वर्ग के आगे झुकते और उन्हें खुश करते रहते हैं,
जो ना तो अच्छी राजनीति साबित हो रही है और ना ही अच्छी नीति। और इसलिए मुझे लगता है कि ये उनके लिए बहुत बड़ी गलती है। मुझे लगता है कि इससे उन्हें इन अहम करे मुकाबले वाले राज्यों में औसत अमेरिकी मतदाताओं के बीच नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि वे सच में मानते हैं कि इजराइल का समर्थन करना अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा हित में है। और अगर आप चाहें तो हम इस पर और भी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं सच में मानता हूं कि डेमोक्रेट्स बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, चाहे वो चैक शूमर हो या हकीम जेफरीज, चाहे ये न्यूयॉर्क में मामदानी से शुरू हुआ हो और उन्हें खुश करने और दुलारने की कोशिश हो, या अब अब्दुल एल सैयद के इर्द गिर्द लोगों को इकट्ठा करना हो। मुझे लगता है कि नवंबर में उन्हें इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरा मतलब है, आपकी राय में क्या ये पूरी तरह से चुनावी माहौल को गलत समझना है? मेरा मतलब है, ये लोग ये विचार कहीं से तो ले रहे हैं। माना जाता है कि ये अपने वोटरों से ये बातें ले रहे हैं। क्या ये लोग ट्विटर की दुनिया में जी रहे हैं? आप इसे कहां देखते हैं? हाँ, मुझे लगता है सबसे पहली बात, ट्रम्प डिरेंजमेंट सिंड्रोम ने इनका दिमाग खराब कर दिया है। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति जो भी करें ये हमेशा उसके विरोध में ही रहेंगे, जबकि उन्होंने देश के लिए कई अच्छे और लोकप्रिय काम किए हैं। और बस विरोध 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 करते रहने से ये लोग राजनीतिक रूप से हाशिए पर चले गए हैं। उनके पास व्हाइट हाउस नहीं है, उनके पास सेनेट नहीं है और उनके पास हाउस भी नहीं है। और इसके पीछे एक वजह है। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी करते हैं उसका लगातार विरोध करना बेवकूफ़ी रही है, और आपने पिछले दशक में इसके नतीजे देखे हैं। लेकिन जहां तक सवाल है कि ये लोग ये विचार कहां से ला रहे हैं, हाँ, मुझे लगता है कि और इन जगहों में, जैसे मिशिगन में उदाहरण के तौर पर, डेमोक्रेटिक पार्टी बहुत कमजोर है। वे बस नाम के ही शेर हैं और वे इन सलाहकार वर्गों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं, और वे असली नेतृत्व दिखाने के बजाय सर्वेक्षणों पर बहुत ज्यादा चलते हैं। जो मतदाता वास्तव में चाहते हैं, माइक, इस देश में लोग ऐसे नेताओं को चाहते हैं जो सच और सही चीजों के लिए खड़े हों और अपने मतदाताओं को कभी कभी कड़वी सच्चाई भी बताएं। और कभी कभी ये वो नहीं होता जो वे सुनना चाहते हैं, लेकिन यही नेतृत्व है। इसमें रीढ़ होना और लोगों को सही और सच्चा रास्ता दिखाना शामिल है, हमेशा भीड़ या हाशिए की सबसे शोरगुल वाली आवाजों के आगे झुकना नहीं, जैसा कि आप डेमोक्रेट्स को करते हुए देख रहे हैं। और रिपब्लिकन ने उन सबक को बहुत बहुत गंभीरता से लिया है, और हम अपने पक्ष के कट्टरपंथियों का सक्रिय रूप से विरोध कर रहे हैं। और आरजेसी के नजरिए से थॉमस मेसी से आगे हमारे पास इन पारिवारिक बहसों को, यूं नरमी से कहें तो, अपनी ही कतारों के भीतर लड़ने का एक लंबा और गौरवशाली इतिहास है। चाहे वो स्टीव किंग आयोवा में हो, या मार्जरी टेलर ग्रीन जॉर्जिया में, या जॉन होस्टेटलर इंडियाना में, या बॉब गुड वर्जीनिया में। और ये सूची यूं ही चलती रहती है। और आपको डेमोक्रेटिक पक्ष में ऐसे समूह ढूंढना मुश्किल होगा जो, आप जानते हैं, अमेरिकी यहूदियों का प्रतिनिधित्व करने और अपनी पार्टी नेतृत्व से संपर्क साधने के लिए बने हों। आरजेसी जैसा उपलब्धि रिकॉर्ड होना, यानी इन कठिन लड़ाइयों को लड़कर जीतना, और लगातार सतर्क रहना और अपने संदेश पर कायम रहना, और यह सुनिश्चित करना कि जो उम्मीदवार हमारे सिद्धांतों और मूल्यों का समर्थन करते हैं उन्हें जीतने के लिए आवश्यक समर्थन मिले। और जब से हमारे बीच यह पारिवारिक विवाद चल रहा है, हमने इसे अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बना लिया है। ठीक है, तो चलिए उस पारिवारिक विवाद के बारे में बात करते हैं, क्योंकि रिपब्लिकन परिवार भी ठीक वैसे ही जैसे डेमोक्रेटिक परिवार कम से कम कांग्रेस के मामले में बूढ़ा होता जा रहा है, और नई पीढ़ी आ रही है। और खास तौर पर रिपब्लिकन पार्टी में नई पीढ़ियां, जब आप सर्वेक्षणों को देखते हैं तो कहती हैं कि इजराइल के लिए उतना समर्थन नहीं है जितना पारंपरिक रूप से रहा है। और यह एक ऐसी चीज है जिससे आपको आरजेसी और अन्य इजराइल समर्थक संगठनों को निपटना होगा। तो जब हम डेमोक्रेट्स को देखते हैं, मेरा मतलब है, अब ये थोड़ा सा रूढ़िवादी मुख्य धारा जैसा लगता है। इजराइल विरोधी होना अब आम बात हो गई है। क्या आरजेसी के बीच, इजराइल समर्थक रिपब्लिकनों के बीच ये डर है कि जल्दी ही आपको भी ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ेगा, जहां थॉमस मैसी जैसे लोग, मार्जरी टेलर ग्रीन जैसे लोग अब अलग थलग नहीं रहेंगे बल्कि पार्टी के केंद्र में आ जाएंगे? ठीक है, मैं अभी इसी बात को साफ कर देता हूँ। थॉमस मेसी और मार्जरी टेलर ग्रीन कभी भी रिपब्लिकन पार्टी के केंद्र में नहीं होंगे। वे पूरी तरह से सनकी और अलग थलग लोग हैं जिन्हें पूरी तरह से हरा दिया गया है, और अब वे अपनी रिटायरमेंट का आनंद ले सकते हैं, आप जानते हैं, मेन में। मुझे लगता है कि आम तौर पर, मैंने इस पर हर तरह के सर्वेक्षण देखी है, मैंने देखा है कि युवा मैगा समर्थक वास्तव में विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में गैर मैगा युवा मतदाताओं की तुलना में ज्यादा मजबूत हैं। वास्तव में मैगा युवा मतदाता इजराइल से प्यार करते हैं। वे राष्ट्रपति द्वारा ईरान के खिलाफ किए जा रहे काम को पसंद करते हैं। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ईरान को परमाणु हथियार न मिले और हमारी विदेश नीति मजबूत हो। तो मुझे लगता है कि पार्टी में नव एकांतवाद की एक प्रवृत्ति है, और उस बात में कुछ दम है। मुझे लगता है कि आम तौर पर जो युवा मतदाता वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के दौरान बड़े हुए हैं, वे आम तौर पर विदेशी गठबंधनों और मित्र देशों के साथ भी जुड़ाव को लेकर संदेह रखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप उन्हें ये समझा सकें कि हमारे पास ये गठबंधन क्यों है और ये अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और भविष्य के लिए फायदेमंद है,
तो आप ये तर्क बहुत आसानी से जीत सकते हैं। मेरे लिए चुनौती यह होगी कि जहरीले झूठ का विरोध कैसे किया जाए जो उन्हें बार बार सोशल मीडिया ऐप्स और अन्य जगहों पर परोसा जाता है, जहां उन्हें सिर्फ बकवास और झूठ बताया जाता है कि असल में क्या हो रहा है। तो वो कहावत क्या है, आप जानते हैं? सच संभल भी नहीं पाता कि झूठ पूरी दुनिया में फैल जाता है। यही असल में हमारे सामने है और हमें इसमें बेहतर होना पड़ेगा, इसमें कोई सवाल नहीं है। क्या इसमें बहस जीतने की कोशिश करना शामिल है या इसमें दरवाजा बंद करके उसे ताला लगाना और उन्हें अंदर ना आने देना शामिल है? मेरा मतलब है, आगे की रणनीति क्या है? तो मेरी नज़र में जैसे एक संप्रभु राष्ट्र बिना सीमाओं के संप्रभु राष्ट्र नहीं होता, वैसे ही एक रूढ़िवादी आंदोलन बिना सीमाओं के कोई रूढ़िवादी आंदोलन नहीं है। और आप देख रहे हैं कि डेमोक्रेटिक पक्ष में इसके क्या परिणाम हो रहे हैं, जब चक शूमर और नेतृत्व कह रहे हैं, हाँ, हम इस बड़े गठबंधन का इंतजार नहीं कर सकते और हर कोई स्वागत योग्य है। खैर, हर कोई स्वागत योग्य है चक, तो कम्युनिस्टों का क्या? यहूदी विरोधियों का क्या? दुनिया के हसान पाइकर जैसे लोगों का क्या, जो आपके प्रमुख सेनेट उम्मीदवार के लिए मिशिगन जैसे अहम स्विंग राज्य में मुख्य प्रचारक चेहरा है? हमारे लिए और जेसी के लिए और रिपब्लिकन पार्टी के लिए हम उन बहसों में कड़े मुकाबले करेंगे और हम कहेंगे, सुनो, एक सीमा है जिसे तुम पार नहीं कर सकते, और उसमें आप जानते हैं कट्टरता, यहूदी विरोध और ऐसी बातें शामिल हैं। तो हम ये बहस करेंगे, हम वो बहस जीतेंगे। हम सतर्क रहना जारी रखेंगे और उन ताकतों का विरोध करेंगे जो पार्टी को अपने निजी स्वार्थ या अन्य गलत इरादों के लिए बांटना चाहती हैं। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मुझे बहुत गर्व है कि रिपब्लिकन पार्टी ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। मुझे इसकी तुलना हल्के गले में खराश से करना अच्छा लगता है, जबकि डेमोक्रेट्स को 105 डिग्री का तेज बुखार है, जिस पर उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली ने बहुत देर से प्रतिक्रिया दी। रिपब्लिकन प्रतिरक्षा प्रणाली ने काम करना शुरू कर दिया है और वो बहुत मजबूत और सख्ती से काम कर रही है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पार्टी बनी रहे, एक ऐसी पार्टी जो न केवल मित्रवत है बल्कि वास्तव में अमेरिकी यहूदियों और इस देश में इजराइल समर्थक लोगों को ऊंचा उठाती है, बढ़ावा देती है और उनसे प्रेम करती है। तो ये एक स्वाभाविक कड़ी बनाता है, क्योंकि इस समय कांग्रेस में एक विशेष रिपब्लिकन यहूदी मुश्किल में है और उन पर घरेलू हिंसा के गंभीर आरोप लगे हैं। मैं प्रतिनिधि मैक्स मिलर की बात कर रहा हूं, जो राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी सहयोगी हैं। जाहिर तौर पर कम से कम रिपोर्ट्स के अनुसार व्हाइट हाउस ने उन्हें चुनावी मैदान में बने रहने के लिए कहा। तो आरजेसी, मैं आपको इसका श्रेय देता हूं। आपने रिपब्लिकन पार्टी के भीतर इस पर आवाज उठाई है जब चरित्र या मूल्यों से जुड़ी समस्याएं रही हैं। जनरल इलेक्शन में कांग्रेसमैन मिलर को लेकर आरजेसी का क्या रुख है? हाँ, तो बहुत संक्षेप में कहूँ तो ये निश्चित रूप से बहुत गंभीर है और हम इसे गंभीरता से लेते हैं और हमें पता है कि इसमें एथिक्स कमेटी की जांच होने वाली है। और मेरा मानना है कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक हमारे पास सारे तथ्य उपलब्ध नहीं हो जाते, हम पहले से कोई निर्णय नहीं लेंगे और अंततः ओहायो के मतदाता ही तय करेंगे कि वे श्री मिलर को हाउस में अपना प्रतिनिधित्व जारी रखने देना चाहते हैं या नहीं। लेकिन हाँ, हमारे पास अभी तक सारे तथ्य नहीं है और हम पहले से कोई निर्णय नहीं लेंगे और हम देखेंगे कि यहाँ प्रक्रिया और विधि सम्मत प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है। एक बार फिर सभी को एक साथ इकट्ठा करने की बात करें तो लास वेगस में आरजेसी शिखर सम्मेलन वार्षिक कार्यक्रम इस महीने के अंत में आ रहा है और सितंबर की शुरुआत यानी कैलेंडर के बदलने के उस मोड़ पर होगा। ये एक तरह से संक्रमण काल है जब हम एक बार फिर चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं। ये राष्ट्रपति चुनाव का साल नहीं है, लेकिन जाहिर है कि ये बेहद महत्वपूर्ण है। शिखर सम्मेलन में जाने की रणनीति क्या है? आप कौन सा संदेश देना चाहते हैं? तो एक बार फिर हम रिपब्लिकन यहूदी कार्यकर्ताओं, दाताओं का स्वागत करने जा रहे हैं। देश भर से समुदाय के प्रमुख लोग 1000 से भी ज्यादा लास वेगस में, वेनिशियन में, जिसे हम प्यार से मिड टर्म चुनाव के लिए कोशेर कैटल कॉल कहते हैं। इस साल हम अमेरिका की 250वीं सालगिरह का सम्मान करेंगे। साथ ही सेनेटर लिंडसे ग्राहम की विरासत, उनकी जबरदस्त विरासत को याद करेंगे और सम्मानित करेंगे। हम ये समिट उनके सम्मान में समर्पित कर रहे हैं और हम पहली बार लिंडसे ग्राहम स्टेट्समैन अवार्ड एक योग्य प्राप्तकर्ता को देंगे, जिसका नाम जल्द ही घोषित किया जाएगा। और हमारा इरादा है कि हम ये हर साल करते रहेंगे। जब तक भी हम ये करते रहेंगे, हमेशा के लिए, उम्मीद है। और ये एक शानदार कार्यक्रम होने वाला है। जैसा कि आप वहां पहले भी जा चुके हैं, हमारे पास प्रमुख विचार नेताओं, हितधारकों, कांग्रेस के सदस्यों, गवर्नरों और सेनेटरों की उपस्थिति होगी। कैबिनेट अधिकारियों और अन्य लोग भी होंगे। तो ये एक शानदार कार्यक्रम होने वाला है और हम बहुत उत्साहित हैं। तारीखें हैं 30 और 31 अगस्त लास वेगस में। और अगर कोई आखिरी समय में टिकट लेना चाहता है तो वे rjcvegas.com पर जा सकते हैं। हाँ, i24 न्यूज वहां मौजूद रहेगा, जैसा कि हम हर साल वहां होते हैं। आप जानते हैं लिंडसे ग्राहम इजराइल समर्थक के रूप में
अब्राहम समझौतों का विस्तार करने में और अमेरिकी यहूदियों का समर्थन करने में वह अपूरणीय है। वो अपूरणीय है। तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप उनकी जगह किसे लाएंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा ध्वजवाहक है? क्या सेनेट में कोई ऐसा संदेशवाहक है जो सेनेटर ग्रैहम के पीछे छोड़ी गई जिम्मेदारी को उठाएगा? हाँ, जैसा आपने कहा वो सच में अपूरणीय है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कभी लिंडसे ग्राहम की जगह ले पाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी बहन पूरी कोशिश करेगी। मेरा ख्याल है लिंडसे ग्राहम ने 2015 में ये बात रिकॉर्ड पर कही थी, कहते हुए कि वो उनसे बेहतर है और अगर कभी कोई ऐसा हो सकता है जो अमेरिका का उनसे बेहतर प्रतिनिधित्व कर सके तो वो साउथ कैरोलिना की डार्लिन ग्राहम होंगी, जो अब नियुक्त सेनेटर हैं। वो कल रात साउथ कैरोलिना में हुए विशेष रिपब्लिकन प्राइमरी में पहले स्थान पर आई हैं। 2 हफ्ते बाद अगस्त के अंत में फिर से एक रन ऑफ होगा और इसलिए हमने डार्लिन ग्राहम का समर्थन किया है। हम लोगों को डार्लिन ग्राहम का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वो जाहिर तौर पर लिंडसे ग्राहम से अलग व्यक्ति हैं, लेकिन उन्हें उन पर इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा था और इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि वो उस तरह से उनकी जगह ले सकेंगी। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं, सेनेट में कई अन्य सदस्य हैं जिन पर हम आरजेसी, अमेरिकी यहूदी समुदाय और हमारे मूल्यों और सिद्धांतों में विश्वास करने वाले लोग हमेशा भरोसा करते हैं। उनमें से कई लोग वेगस आ रहे हैं और हम उनकी बात सुनने के लिए उत्सुक हैं। सेनेटर ग्रैहम, नई सेनेटर ग्रैहम, डार्लिन ग्रैहम मेरा मतलब है, उन्होंने अपने इस छोटे से चुनावी अभियान के दौरान मुख्य रूप से घरेलू मुद्दों पर बात की है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अभी तक विदेश नीति पर कोई राय व्यक्त की है। कम से कम मुझे तो ऐसी कोई बात पता नहीं चली। क्या उनके साथ उनकी विचारधारा के बारे में कोई शुरुआती बातचीत हुई है? क्या उन बातचीतों के लिए समय भी मिला है? हमारी समझ है कि वो हमारे मुद्दों की मजबूत समर्थक होंगी, ठीक वैसे ही जैसे उनके भाई दिवंगत महान सेनेटर लिंडसे ग्राहम थे, और हमें इसमें कोई शक नहीं है वो अद्भुत रही हैं। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि उनके पास इतनी ताकत कैसे है कि वो इस तरह आगे बढ़ रही हैं। उनकी सहन शक्ति, उनका साहस, उनका अपने भाई के जाने के बाद उसकी जगह लेने का संकल्प वाकई अविश्वसनीय है। राष्ट्रपति को उन पर पूरा भरोसा है। राष्ट्रपति ट्रंप उन मुख्य कारणों में से एक थे जिनकी वजह से वो चुनाव में उतरी। उन्होंने उन्हें पूरा कार्यकाल लड़ने के लिए प्रेरित किया, जबकि वो खुद भी पूरी तरह से निश्चित नहीं थी कि वो ऐसा करना चाहती हैं या नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, जो नुकसान उन्होंने और उनके परिवार ने अभी अभी झेला था, तो वो वाकई एक अद्भुत इंसान है और हमें उन पर पूरा भरोसा है कि वो सेनेटर लिंडसे ग्राहम की जगह ले सकती हैं और उस काम को जारी रख सकती हैं जिस पर उन्होंने इतनी मेहनत और लगन से काम किया था। और वो आरजेसी कार्यक्रमों में कहा करते थे, आप जानते हैं, जितनी मेहनत कर सकते हो करो, क्योंकि आपके देश का भविष्य इसी पर निर्भर करता है। और उनका मतलब सच में यही था और मुझे पता है कि सेनेटर डार्लिन ग्रैहम भी ऐसा ही महसूस करती हैं। मैंने अक्सर इस बारे में सोचा है और मुझे लगता है अब इसे पूछने का समय है। आप जानते हैं, डेमोक्रेटिक पक्ष से कुछ मध्यमार्गी यहूदी संगठन है। अमेरिकी यहूदी समुदाय के भीतर निश्चित रूप से कुछ सामान्य मुद्दे हैं जिन पर काम किया जा सकता है, और जैसे कांग्रेस में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन और अन्य सदनों में भी सामान्य मुद्दों पर मिलकर काम करते हैं। क्या आरजेसी पर्दे के पीछे भी साझेदारी कर रहा है? अगर आप इसे स्वीकार कर सकते हैं, क्या किसी भी सेंट्रिस्ट या वामपंथी यहूदी संगठनों के साथ सामान्य समस्याओं पर काम करने के लिए साझेदारी की जा रही है? या फिर क्या हालात इतने बदल गए हैं, क्या सब कुछ इतना हिल गया है कि अब आप दूसरी तरफ तक पहुंच ही नहीं सकते? नहीं, आपके सवाल का जवाब देने के लिए, हाँ, दोनों पक्षों के बीच अभूतपूर्व स्तर की राजनीतिक चालबाजी चल रही है। हालांकि हमारे पास साझा आधार है और शायद हमारे बीच साझा आधार उससे भी ज्यादा है जितना लोग जानते हैं या मानना चाहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। तो काफी जल्दी इजराइल में 7 अक्टूबर के नरसंहार के बाद 2023 के अंत में हमने सीधे उन समूहों के साथ काम किया जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, ताकि उस वाकई भयानक फुटेज को दिखाया जा सके जिसे आम जनता के लिए जारी नहीं किया गया है, पीड़ितों और उनके परिवारों के सम्मान में। लेकिन वो फुटेज वाकई बहुत डरावना था उस दिन के हमले का। इनमें से बहुत सारे फुटेज हमास के गोप्रो और फेसबुक लाइव्स पर रिकॉर्ड किया गया था। इन जानवरों को खुशी खुशी बच्चों को उनके माता पिता के सामने मारते देखना वाकई बहुत घिनौना था। और माता पिता को उनके बच्चों के सामने, और आप जानते हैं, दादा दादी को आग लगा देना, और जो नरसंहार पूरे के बुद्जिम में हुए। हमने वो फुटेज कांग्रेस के सदस्यों को दिखाने में मदद की, उनकी टीमों के मुख्य सदस्यों और कैपिटल हिल के कर्मचारियों को। और इसलिए हम लोग अक्सर एक साथ आते हैं, जितना लोग जानते हैं उससे भी ज़्यादा, ताकि ज़रूरी कठिन काम कर सकें और वाकई अहम मुद्दों पर मजबूत और एकजुट रह सकें।
हाँ, हम उम्मीदवारों को लेकर बहस करेंगे। हम चुनाव अभियानों के दौरान एक दूसरे पर जोरदार हमला करेंगे। हम इन सीटों को जीतने की कोशिश करेंगे, जैसे मिशिगन और देश भर के अन्य अहम राज्यों में। लेकिन जब बात उन मुद्दों की आती है जहां राजनीति को दखल नहीं देना चाहिए, तो हम उसका गहरा सम्मान करते हैं और जरूरत पड़ने पर उसमें शामिल भी होते हैं। आरजेसी ने एग्जिट पोल और अन्य संकेतकों का उल्लेख किया है जो दिखाते हैं कि अमेरिकी यहूदी समुदाय का हिस्सा डेमोक्रेटिक पार्टी से हटकर रिपब्लिकन पार्टी की ओर बढ़ा है और पिछले कुछ वर्षों में इसमें कई प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। जाहिर है ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है, अगर यूं कहें तो ये एकदम से बदलने वाली चीज नहीं है। असल में कुछ भी ऐसा नहीं होता, लेकिन आरजेसी ने इसमें अपनी प्रगति दर्ज की है। सारे पोल्स और सारे सर्वेस किसी न किसी हद तक दिखाते हैं कि ये साल डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए रहने वाला है। किस हद तक हमें पक्का नहीं पता, असल में किसी को भी नहीं पता, लेकिन पोलिंग निश्चित रूप से यही दिखाती है। क्या आपको डर है कि इस साल ये रफ्तार खत्म हो जाएगी? मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है। मुझे लगता है कि इन बहुत ही महत्वपूर्ण राज्यों में, इन बहुत ही अहम चुनावों में, और चलिए मिशिगन की बात करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए सबसे बड़ा चुनावी मैदान लगता है, निश्चित रूप से। हेली स्टीवेंस और अब्दुल एल सैयद एक बहुत ही विवादास्पद प्राइमरी में शामिल थे। एल सैयद को डेमोक्रेटिक पार्टी के लगभग प्रतिशत वोट मिले, जिसका मतलब था कि उनकी अपनी पार्टी के आधे से ज्यादा लोग उन्हें नहीं चाहते थे। फिर आप देखें तो असली आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि मुझे पता है कि आपके कुछ और मेहमान कहेंगे हमारे एग्जिट पोल को देखिए, हमने इसे गढ़ लिया है और ये डेमोक्रेट्स के लिए बहुत अच्छा दिखता है। कोई भी डेमोक्रेट सलाहकार या पोलस्टर जो ये कहता है कि यहूदी समुदाय के बारे में बात करते हुए कैमरे पर आकर कहेगा कि उसने रिपब्लिकन की ओर कोई झुकाव नहीं देखा है, वो बस झूठ बोल रहा है। वे सच नहीं बता रहे हैं। उन्होंने प्रीसिंक्ट स्तर के डेटा को नहीं देखा है। इन प्रमुख यहूदी समुदायों में असली वोट शेयर के आंकड़े कुल वोटों की वास्तविक संख्या ही असल मायने रखती है, ना कि किसी फोन कॉल या एग्जिट पोल में किसी की कही बात। तो चलिए उन आंकड़ों को खास तौर पर देखते हैं। ऑकलैंड काउंटी, जो मिशिगन की सबसे बड़ी काउंटियों में से एक है, डिट्रॉइट का उपनगरीय इलाका, शहर के ठीक उत्तर में इन कस्बों में कुछ महत्वपूर्ण नगरपालिकाएं हैं, जिनमें वेस्ट ब्लूमफील्ड, साउथफील्ड, ओक पार्क जैसे स्थान शामिल हैं। ऐसे स्थान जो 2024 में 2020 की तुलना में राष्ट्रपति ट्रंप की ओर 5 से 10 अंक तक झुके, और हमने इसका निरीक्षण किया, वहां घर घर जाकर प्रचार किया। हमारे पास कार्यकर्ता थे। राष्ट्रपति ट्रंप के लिए 2024 में वोट डलवाने के लिए पैसे से चलाया गया अभियान था। जो मैंने डेमोक्रेटिक प्राइमरी में देखा, उसमें हेली स्टीवेंस ने उन क्षेत्रों में 2 के मुकाबले 1 से जीत हासिल की। 60 बनाम 30, 65 बनाम 35, ये इस पर निर्भर करता है कि आप कहाँ थे। और ये बहुत बड़ा अंतर था, क्योंकि वो असल में पूरी ओकलैंड काउंटी में लगभग 5 या 6 अंकों से जीत रही थी। तो उन्होंने यहूदी समुदाय में अपने ही काउंटी के कुल नतीजों से लगभग 25 अंक ज्यादा प्रदर्शन किया। तो मेरे लिए इसका मतलब है कि आरजेसी और माइक रॉजर्स अभियान के पास नवंबर में और ज्यादा यहूदी मतदाताओं को रिपब्लिकन पक्ष में लाने का बड़ा मौका है। तो हाँ, ये ऐतिहासिक होने वाला है। सत्ता में रहने वाली पार्टी के लिए मिड टर्म चुनाव हमेशा चुनौतीपूर्ण होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहूदी समुदाय के बीच कई अमेरिकी यहूदी, वे शायद इसे रिकॉर्ड पर ज्यादा ना कहें, वे इसे पोलिंग में भी ज्यादा ना कहें। उनमें से बहुत से लोग या तो घर पर ही रहने वाले हैं क्योंकि उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी जो कर रही है पसंद नहीं आ रही है, या उनमें से एक मौन बहुमत होगा जो अगर मजबूरी में भी सही, लेकिन इस साल रिपब्लिकन का समर्थन करेगा, खासकर मिशिगन जैसे अहम राज्यों में। और आप देख रहे हैं कि उसकी झलक अब सार्वजनिक रूप से भी दिखने लगी है। मेरा मतलब है, कई रिपोर्ट्स आई हैं कि बड़े यहूदी दानदाता न सिर्फ एल सैयद अभियान से, बल्कि डीएनसी और अन्य समितियों से भी फंड रोक रहे हैं। और आपके पास डीएनसी, डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी थी, उन्हें यहाँ वॉशिंगटन में अपने मुख्यालय को गिरवी रखना पड़ा ताकि वे कर्ज ले सकें, क्योंकि वे इतने कर्ज में डूबे हुए हैं और उनके पास इतना ज्यादा अभियान कर्ज है। और इसलिए मैं इन चीजों के राजनीतिक पहलू से आगे देखता हूं, उनके पास संसाधनों की कमी हो जाएगी क्योंकि वे डेमोक्रेट्स को नाराज कर रहे हैं। उनके कई बड़े योगदानकर्ता और बड़े समर्थक, और उनमें से कुछ यहूदी समुदाय में भी हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि ये दोहरा मामला है। वे इन जिलों के मतदाताओं को नाराज कर रहे हैं और उन्हें काफी हद तक डरा भी रहे हैं। यहूदी मतदाता इन जगहों पर डरे हुए हैं, खासकर यहूदी डेमोक्रेट्स, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे राजनीतिक आयोजनों में भी नहीं जा सकते। मिशिगन में अटॉर्नी जनरल नेसल, जो यहूदी हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें मिशिगन में डेमोक्रेटिक नामांकन सम्मेलन में जाने में सुरक्षित महसूस नहीं हुआ। मेरा मतलब है, ये 1930 के दशक का जर्मनी नहीं है, ये 2026 का मिशिगन है,
और पूरे राज्य में यहूदी निर्वाचित अधिकारी हैं जो अपने ही पार्टी सम्मेलन में जाने से डरते हैं। मेरा मतलब है, जब आप इसके बारे में सोचते हैं, ये वाकई दिमाग हिला देने वाला है और यही राजनीतिक रूप से जमीन पर हो रहा है, लेकिन साथ ही इन राजनीतिक अभियानों के लिए आर्थिक रूप से भी उनके लिए पैसे की कमी हो रही है और मुझे लगता है कि इसका भी बड़ा असर पड़ेगा। सैम मार्कस्टीन, रिपब्लिकन यहूदी गठबंधन के राष्ट्रीय राजनीतिक निदेशक। हम आपसे कुछ हफ्तों में वेगस में मिलेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माइक, वेगस में मिलते हैं, हमेशा खुशी होती है। और हम आपसे अगले हफ्ते फिर से अमेरिकन व्यू पर बात करेंगे।